नमस्कार। ज्ञानदूत प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आई एम मंजू खत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। पिछली बार हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित अध्ययन किया जाता है और हमने ये देखा था कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा होती है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन नहीं करके संगठन की औसत और उनके योगफलों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विशाल समूहों तथा उनके औसत रूप से अध्ययन और उसकी व्याख्या की जाती है, जिसमें उससे उसका पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो जाता है। इसी कारण से समग्रीकृत अर्थशास्त्र व आय का सिद्धांत भी कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट शामिल होता है। इसमें उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक और त्वरक आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आय और रोजगार निर्धारक तत्वों से संबंधित सभी घटकों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ जो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसमें शामिल होती है, जिसमें राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की मजदूरियां और जो लाभ है उसका सापेक्षिक जो हिस्सा होता है वो निर्धारित करना भी इसमें शामिल होता है। थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस था, जिसमें आय व्यय और उससे संबंधित जो नीतियां थी उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है तथा जो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय कराधान का संबंध भी उससे संबंधित था। इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हैं। इसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल ट्रेड है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव, उनकी कंट्रोलिंग, इन सब का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, उसमें आने वाले उतार चढ़ाव, उनके प्रभाव और नियंत्रण करने के उपाय, ये सारे सिद्धांत इसी का अध्ययन किया जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हैं सारे। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अतः अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए जो आर्थिक विकास है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आर्थिक नियोजन इसका मुख्य तंत्र है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास की कोई समस्या है या नियोजन के प्रकार, उसकी विधियां, कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो भी विकास की स्ट्रेटजी है, उन सब का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मनी और बैंकिंग, समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंकिंग की व्यवस्थाएं, RBI की व्यवस्थाएं सारी, और इंटरनेशनल जो फाइनेंस है, ये सभी विषय मैक्रो इकोनॉमिक्स के रहते हैं, जो कि बैंकिंग और मुद्रा संबंधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन होता है। और जनरल प्राइस लेवल, वो समष्टि अर्थशास्त्र का ही अध्ययन है। जो सामान्य कीमत स्तर है, जैसे मुद्रास्फीति है, मुद्रा संकुचन है, मुद्रा अपस्फीति है, संस्फीति है, आदि का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये सब हमने ये देखा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे के स्कोप जो थे वो इसके अंतर्गत। इसी के साथ साथ हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने पिछले लेसन्स में हमने देखे थे। नाउ वी विल टेक द स्टैटिक इकोनॉमिक्स। स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। In the methodology of economics, techniques of economic statics and dynamic occupy an important place. A greater part of economic theory has been formulated with the aid of technique of economic statics. However, during the last 80 years, dynamic techniques has been increasingly applied to the various fields of economic theory. Prior to 1925, dynamic analysis was mainly confined, with some exceptions, to the explanation of business cycle. After 1925,
Dynamic analysis has been used extensively not only for the explanation of business fluctuations but also for income determination, growth, and price determination. More recently, economists like Samuelson, Goodwin, Smith, Hicks, and other economists have further extended and developed dynamic model concerning the stability and fluctuations around any equilibrium point or path which cover the four important fields of economic theory, namely business cycle, income determination, economic growth, and price theory. Economic statics. The task of economic theory is to explain the functional relationship between system of economic variables. These relationships can be studied in two different ways. If a functional relationship is established between two variables whose value related to the same point of time or to the same period of time, the analysis is said to be static. Accordingly, the law of demand has been formulated to establish the functional relationship between the quantity demanded for a good and price of the good at a given moment or period of time. This law states that other things remaining the same, the quantity demanded varies inversely with price at the given point or period of time. Similarly, the static relationship has been established between the quantity supplied and the price of goods, both variables relating to the same point of time. Therefore, the analysis of this relationship is a static analysis. Generally, economists are interested in the equilibrium value of the variable which are attained as a result of the adjustment of the given variables to each other. That is why economic theory has sometimes been called equilibrium analysis. स्थिर अर्थशास्त्र का अर्थ उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन तथा वर्ष प्रति वर्ष बिना घटे बढ़े कार्य होता रहे। अन्य शब्दों में यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत गति तो होती है लेकिन गति या वृद्धि की दर लगभग समान, नियमित और स्थिर रहती है। प्रोफेसर मैफी के शब्दों में स्थैतिक दशा एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण को नियंत्रित करने वाले साधन स्थिर हो अथवा स्थिर मान लिए गए हों। जी.आर. हिक्स के मतानुसार आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम तिथि का ध्यान नहीं रखते और गतिशील उन भागों को कहते हैं जिनके प्रत्येक मात्रा का संबंध किसी तिथि से होता है। Characteristics of static economics. मूवमेंट। स्थैतिक अर्थशास्त्र में गति अथवा हलचल होती है परंतु इसकी कोई दर निश्चित नहीं होती है, इसीलिए इसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष और आर्थिक क्रियाएं समान गति में सरलता के साथ चलती रहती है। जो आर्थिक मात्राएं प्रयोग में लाई जाती हैं वो प्राय स्थिर रहती हैं, परंतु इन स्थिर मात्राओं के सहयोग से अर्थव्यवस्था प्रगति करती रहती है, इसीलिए इसमें गतिशीलता बनी रहती है। टाइमलेस कंसेप्ट, समय रहित धारणा। ये एक समय रहित धारणा है क्योंकि इसके अंतर्गत आर्थिक तत्वों पर एक दिए हुए क्षण अथवा एक दिए हुए समय का ही विचार किया जाता है। फलस्वरूप उसके समय के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्थैतिक अर्थशास्त्र का आधार ही साम्य है, अर्थात साम्य अंश की मात्रा अधिक रहती है, इसीलिए इसका संबंध किसी क्षण विशेष अथवा समय विशेष पर अर्थव्यवस्था अथवा किसी विशेष आर्थिक इकाई के साम्य के स्थिति के अध्ययन से होता है। सिंप्लीफिकेशन। स्थैतिक अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं को सरल बनाने का प्रमुख माध्यम है। ये जटिल से जटिल बातों को भी सरल बना देती है, यहाँ तक कि गतिशील अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझने के लिए स्थैतिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमी विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्थैतिक अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसके अंतर्गत न तो बचतें होती हैं न ही इन्वेस्टमेंट होते हैं, परिणाम स्वरूप रिसर्च का कार्य नहीं होता है। Types of static analysis. There are four types of static analysis: micro static analysis, micro comparative static,
मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस एंड मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। स्थैतिक विश्लेषण की जो व्याख्या अगर अपन करें तो इसके मॉडलों के आधार पर की जा सकती है। 4 प्रकार के मॉडल्स होते हैं। तो जो माइक्रोस्टैटिक यानी व्यष्टि स्थैतिकी क्या होता है? व्यष्टि स्थैतिकी विश्लेषण के अंतर्गत एक समय बिंदु पर मांग व पूर्ति के दिए हुए फलन से जो कीमत निर्धारित होती है वो काल पर्यंत बनी रहती है, जब तक कि मांग और पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। जबकि जो माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक्स है, इसके अंतर्गत विभिन्न समय जो होता है उसके मध्य साम्य बिंदुओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि दो संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। मांग और पूर्ति में यदि परिवर्तन होता है तो हमें नया साम्य बिंदु प्राप्त हो जाता है और वस्तु के मूल्य में भी परिवर्तन आता है। और इसी के साथ साथ अगर अपन बात करें मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस की, तो समष्टि स्थैतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। इसे जैसे राष्ट्रीय आय दैट इज इक्वल टू कुल उपभोग व्यय प्लस कुल विनियोग व्यय, राष्ट्रीय आय के निर्धारण में इसी मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय के मॉडल में कौन सा प्रयोग किया जाता है तो आप बता सकते हैं कि मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस होता है। और प्रोफेसर किन्स के अनुसार भी ये कहा गया है कि जो समष्टि स्थैतिक में राष्ट्रीय आय वहां निर्धारित होती है जहां कुल पूर्ति फलन और कुल मांग फलन एक दूसरे को काटते हैं। अगर वो ई बिंदु पर काटते हैं तो वहीं पर राष्ट्रीय आय निर्धारित हो जाती है। समष्टि स्थैतिक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की किसी भी समय बिंदु पर अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करती है। और फोर्थ अपना है मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत क्या होता है कि समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित दो अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। इसमें जो समीकरण है वो y दैट इज इक्वल टू सी प्लस आई यानी साम्य की प्रथम अवस्था को बताता है। और अगर विनियोग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो नई संतुलन की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसमें समीकरण भी चेंज हो जाते हैं और इन दोनों संतुलित अवस्थाओं का फिर तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी हो जाता है। इन सबको हम डायग्राम्स के द्वारा भी समझेंगे। माइक्रोस्टैटिक एनालिसिस। व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण में माइक्रोस्टैटिक एनालिसिस ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर एक विशेष समयावधि में कीमत परिवर्तन के विपरीत दिशा में वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार वस्तु की कीमत तथा उसी की मात्रा में संबंध, दोनों वेरिएबल्स का संबंध एक ही समय से होता है जो कि स्थिर है। माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक्स। ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी दी हुई है और ओ वाई अक्ष पर प्राइस दिए हुए हैं। जब P1 और M1 क्वांटिटी होती है तब इक्विलिब्रियम हमारा होता है E1 पर। लेकिन जब P2 और M2 पर जाते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम खिसक कर E2 हो जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न समयों या दो समय के मध्य साम्य बिंदुओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात साम्य बिंदु में परिवर्तन किन वेरिएबल्स के कारण हुआ है इस बात का पता चलता है। मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस। ओ एक्स अक्ष पर राष्ट्रीय आय दिखाई गई है जबकि ओ वाई अक्ष पर उपभोग एवं विनियोग के बारे में बात की जा रही है। समष्टि स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का स्तर कुल मांग फलन यानी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के परस्पर काटने वाले बिंदु पर निर्धारित होता है। राष्ट्रीय आय के निर्धारण में प्रोफेसर किन्स ने इसी मॉडल का प्रयोग किया है। ये किसी भी समय विशेष पर अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करता है, जैसे ई बिंदु पर राष्ट्रीय आय ओ वाई निर्धारित होती है। इसी तरीके से अगर मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक्स देखें तो उसके अनुसार समष्टि चरों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संतुलन अवस्थाओं में परिवर्तन की तुलना की जाती है। जैसे समष्टि स्थैतिक विश्लेषण y बराबर c प्लस आई संतुलन की प्रथम अवस्था है, परंतु विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने से नया संतुलन y बराबर y1 बराबर c प्लस आई प्लस
चेंजेज इन आई प्राप्त होगा। इस प्रकार दोनों संतुलन अवस्थाओं की तुलना को समष्टि तुलनात्मक विश्लेषण कहा जाता है। ई प्रारंभिक संतुलन बिंदु है तो विनियोग में वृद्धि के बाद में ई1 नया संतुलन बिंदु हो जाएगा, जिससे कि राष्ट्रीय आय के आकार में वृद्धि हो जाएगी। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। माइक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम व्यष्टिपरक स्थैतिक साम्य। इसके अंतर्गत एक चर पूर्ति मांग, मांग मात्रा और मूल्य एक ही समय बिंदु पर व्यष्टिपरक दृष्टिकोण हो से परिवर्तनशील हो सकता है, जबकि जो माइक्रो दृष्टिकोण है उससे स्थिर होगा। व्यक्तिगत परिवर्तनों का प्रभाव व्यापक परिवर्तनों या समूह में दिखाई नहीं देता। उदाहरण यदि व्यक्तिगत वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो सकता है तो कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है तो कुछ की घट भी सकती है, लेकिन सामान्य मूल्य स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसके संबंध में प्रोफेसर किन्स ने कहा है कि इसका उपयोग पूर्ण रोजगार और राष्ट्रीय आय स्तर के नए संतुलन के निर्धारण के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम यह स्थैतिक और प्रावेगिक यानी स्टैटिक और डायनामिक विश्लेषण के मध्य की अध्ययन विधि है। इसमें केवल प्रारंभिक अवस्था की तुलना अंतिम इक्विलिब्रियम अवस्था से, जो कि परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अंततः प्राप्त होती है, उससे की जाती है। इसीलिए इसके विभिन्न इक्विलिब्रियम अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस संबंध में शिंडर का मत है कि आधार सामग्री के परिवर्तन के प्रभाव से तुलनात्मक स्थैतिकीय विश्लेषण की अपेक्षा जो डायनेमिक विश्लेषण है वो बहुत ज्यादा विस्तृत और ज्ञानवर्धक है। किंतु तुलनात्मक स्थैतिक व्यवस्था विनिमय प्रणाली में महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रभाव डालती है। नो नीड ऑफ हाई मैथमेटिकल नॉलेज। उच्च गणितीय ज्ञान की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है उसमें उच्च गणितीय ज्ञान के बिना भी अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी कार्यों को किया जा सकता है, क्योंकि यह विश्लेषण बहुत ही सरल है और यही नहीं यह उपयोगी भी है, क्योंकि किन्हीं भी दो साम्य स्थितियों की आसानी से तुलना की जा सकती है। परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन सरल है। इजी स्टडी ऑफ चेंजिंग इकोनॉमी। वर्तमान समय की जटिल और पेचीदा परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था की कार्यविधि उलझनों भरी होती है, इसीलिए वैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। ऐसी दशा में स्थैतिक अर्थव्यवस्था की विधि की सहायता ली जा सकती है। परिणाम स्वरूप जो डायनेमिक इकोनॉमी है उसका अध्ययन उसकी छोटी छोटी स्थैतिक अवस्थाओं को तोड़ने करने में सुविधाजनक हो जाएगा। इस संदर्भ में प्रोफेसर जे के मेहता ने कहा है कि जो डायनेमिक इकोनॉमिक्स है वो जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है उसका लगातार रनिंग कमेंट्री है। अतः स्थैतिक अर्थव्यवस्था के नियम प्रावेगिक अर्थव्यवस्था में लागू किए जाने चाहिए। इसी प्रकार जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है उसमें कुछ बातों को यथा स्थिर मान लेने से बड़ी समस्याओं को जो अध्ययन है वो आसानी से हो जाता है। Important role for scientific analysis। स्टैटिक इकोनॉमिक्स आर्थिक समस्याओं के समाधान में गणित का प्रयोग नहीं करती है, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक विश्लेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में स्थिर एवं गतिशील दोनों ही विधियों में निकाले गए निष्कर्ष सत्यता के अधिक निकट होते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र की अधिकांश विषय सामग्री स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। फलस्वरूप इस अर्थशास्त्र का और भी महत्व बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्र व्यापार मूल्य, प्रोडक्शन का निर्धारण करने वाला सिद्धांत या इंटरनेशनल ट्रेड इत्यादि ही नहीं, बल्कि जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है, सीमांत उपयोगिता हास नियम है, ट्रेड साइकिल है, उससे संबंधित सिद्धांत और मोनोपोली मूल्य निर्धारण के सिद्धांत इत्यादि भी स्थैतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। Importance of economic statics. The method of economic statics is very important, and a large part of economic theory has been developed using the technique of economic statics. Now, the question arises as to why the technique of static analysis is used, which appears to be unrealistic in view of the fact that determining conditions or factors are never constant.
Static techniques are used because it makes the otherwise complex phenomena simple and easier to handle. They establish an important causal relationship between certain variables. It becomes easier if we assume other forces and factor constant. Not that they are inert, but for the time it is helpful to ignore their activity. According to Professor Robert Dorfman, static is much more important than dynamic, partly because it is ultimate destination that count in important human affairs, and partly because the ultimate equilibrium strongly influences the time path that are taken to reach it, whereas the reverse influence is much weaker. To sum up, in static analysis, we ignore the passage of time and seek to establish the causal relationship between certain variables relating to the same point of time, assuming some determining factor as remaining constant. Limitations of static economics. स्टैटिक अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं और इसके दोष भी होते हैं, जैसे इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट, अव्यवहारिक धारणा। स्थैतिक अर्थशास्त्र का वास्तविक जगत से कोई भी महत्व नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक जगत तो परिवर्तनशील है, समय समय पर स्थान स्थान पर परिवर्तन होते रहते हैं। अतः यह धारणा कोरी कल्पना है। यदि इसे मान लिया जाए तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफी संकुचित हो जाएगा। एक्सेप्ट अनसाइंटिफिक टू साइंटिफिक स्टडी। वैज्ञानिक अध्ययन को अवैज्ञानिक मानना। स्थैतिक अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि जो तत्व परिवर्तनशील होते हैं, जैसे रीति रिवाज, फैशन, रुचि, खान पान, उन्हें ये यथास्थिर मान लेता है। ये व्यवहारिक जीवन में कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। इसी प्रकार की बातों को स्थैतिक मानकर वैज्ञानिक अध्ययन करना अवैज्ञानिक मान लिया जाता है। इम्प्रैक्टिकल एंड अनरियलिस्टिक assumptions। स्थैतिक अर्थशास्त्र की मुख्य मान्यताएं हैं, जैसे पूर्णतः गतिशीलता, पूर्ण प्रतियोगिता, अनिश्चितता की अनुपस्थिति, जनसंख्या का निश्चित आकार। तो ये मान्यता अवास्तविक और अव्यवहारिक है, जिससे इसका कोई महत्व नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक इकोनॉमिक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will take the dynamic economics in the next session. Thank you everyone.